भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कृषि यात्रा लगातार राजस्थान के दूरस्थ कोने कोने के क्षेत्र में पहुंच रही है और वहां किसान वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम कर रही है। यह कार्यक्रम किसानों के लिए इतना लाभकारी है, इतना ज्ञानवर्धक है कि इसमें एक तरफ हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान होते हैं। कृषि ज्ञान बढ़े, किसान अपनी उत्पादकता को बढ़ाए, किसान की जेब में साल भर पैसा आता रहे, किसान का जीवन स्तर सुधरे, किसान खुशहाल हो और किसान की समृद्धता और संपन्नता बनी रहे, इसी उद्देश्य से उनका संवाद करवाते हैं दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और वो भी किनके साथ? वैज्ञानिकों के साथ। जब वैज्ञानिक और हमारे किसान मिलेंगे तो किसानों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा, किसानों को व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, किसानों को खेती की जो नई नई जानकारियां हैं वो प्राप्त होगी, नई नई जो तकनीकें आती है खेती किसानी में उनसे किसान रूबरू होगा तो वो वैज्ञानिकता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगा। और यही मकसद है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन का। इसीलिए आज हमारी टीम आ पहुंची है कृषि विज्ञान केंद्र तवीजी अजमेर में। मेरे साथ आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल है और बीच में हमारे साथ आप देख रहे हैं इस समय दूरदर्शन केंद्र जयपुर की कार्यक्रम प्रमुख महोदया निदेशक सीमा विजय जी हैं। साथ में हमारे सहायक निदेशक कार्यक्रम राकेश जैन साहब हैं। साथ में हमारे ICAR राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज साहब हैं। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे मुख्य वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर DS भाटी साहब हैं। हमारे NRCSS के YK शर्मा जी हैं। हमारे पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक महोदय हैं और पादप और कीट और प्रसार के अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, जिनका आपका अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, आपसे रूबरू होंगे और अलग अलग विषयों पे जानकारी देंगे। तो लीजिए अब हम हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। किसान वैज्ञानिक संवाद कृषि विज्ञान केंद्र तवीजी अजमेर से आपके लिए। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक के रूप में राकेश जैन साहब हैं, सहायक निदेशक कार्यक्रम हैं आप दूरदर्शन के, और लगभग 35 सालों का आपका प्रसारण का आपका अनुभव है और आप कृषि कार्यक्रमों के सुपरवाइजर भी हैं। आपसे हम जानते हैं कि राजस्थान में किस तरह से किसानों के लिए यदि हम गांव गांव जाएं, खेत खेत तक जाएं तो कृषि कार्यक्रम लोकप्रिय हो सकते हैं और किसानों के लिए वाकई बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। राकेश जैन साहब से जानते हैं। किसी भी कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए पहली आवश्यकता है कि उनकी समस्याओं को समझना, उनके बारे में जानना। जब तक हम किसान भाइयों की समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनकी परेशानियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उनका समाधान ढूंढ नहीं सकते। आज हम यहाँ बैठ के ये भी जान पा रहे हैं कि किसान भाइयों की प्रैक्टिकल समस्याएं क्या हैं। किसी से भी जीरे के बारे में प्रश्न आया था कि जीरे की खेती में किस किस तरह के इशू आते हैं, फिर उसके व्यापार में किस तरह की आती है, फिर उसके विपणन में किस तरह की समस्या आती है, और उसका समाधान आदरणीय बनर्जी ने बहुत अच्छे से बताया। ऐसे ही वो पहले स्लरी के लिए और आपने प्रश्न किया, उसका समाधान भी बहुत अच्छे से बताया भाटी साहब ने और इन्होंने पशुपालन वाले निदेशक महोदय ने। तो हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, यदि हमें अपने आप को पहले अपने परिवार को समृद्ध बनाना हो, अपने राज्य को समृद्ध बनाना हो, तो हमें किसान भाइयों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नए नए वैज्ञानिक, हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, वो अनुसंधान का लाभ हमें किस प्रकार से मिले। प्रयोगशाला में हर दिन नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं। बहुत साधारण सी कम पानी में कैसे फसल लें हम लोग, बीज हमारा कितना उन्नत हो और किस किस से हमारे कृषि यंत्रों का हम उपयोग करें ताकि हमें अधिकतम फसल प्राप्त हो के, गुणवत्ता की पूर्ण फसल प्राप्त हो सके, ताकि हमें अच्छा पैसा मिल सके और मार्केट में अच्छे भाव मिल सके। भारत सरकार और राजस्थान सरकार तो निरंतर प्रयास कर ही रही है। समर्थन मूल्य के माध्यम से हम लोग लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन ये तभी संभव है जबकि हमारी फसल की गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी उतनी अच्छी हो। और ये तभी अच्छी होगी जब हम बीज से लेकर जब तक फसल फाइनल तैयार होती है तब तक हम पूरा की पूरा नवीनतम समाधान पूरा प्रस्तुत कर सकें। हम बात करते हैं 2047 में कि 2047 में भारत एक विकसित और समृद्ध देश बनेगा। वो तभी बन सकता है जबकि हमारा हर युवा, हर किसान खेत में अपना संपूर्ण दे, अपनी पूरी योग्यता दे, और जितने भी हमारे वैज्ञानिक भाई नवीनतम शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उस खोज को हम अपने खेतों तक ला सकें। जैसा कि राकेश जैन साहब ने कहा कि किसानों को तकनीकी पहुंचे और उनके खेत तक पहुंचे ताकि वो उसका सही इस्तेमाल कर सकें। अब हमारे बीच कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हम चलते हैं किसानों की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम चौधरी है। मैं अजमेर ज़िले के पिसांग के खास फतेहपुरा गांव का रहने वाला हूं। हमारे वहां पानी खारा है और ज़मीन भी काली ऊसर की होती है, इसलिए बरसीम वगैरह का जर्मिनेशन नहीं हो पाता। और केवल जो होता है तो उसमें भी जो जनरल चलता है तो 8-9 क्विंटल उत्पादन होता है।
तो उससे उतना कुछ होता नहीं है हमारे किसानों का, और जानवरों के लिए भी चारा प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसी कोई वैरायटी हो नहीं जिससे उत्पादन भी ज़्यादा मिले और हरे चारे की कोई व्यवस्था हो पाए। विक्रम जी, कुदरत ने जो हमें जौ की फसल दी है वो एक ऐसी फसल है जो अब जो लवणीयता की समस्या बढ़ रही है खेतों में, उसको वो काफ़ी हद तक सहन कर लेती है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि उसको कुदरत ने एक ऐसी चीज़ दी है कि नीचे जो लवण है उनको वो अपनी नीचे की पत्तियों में इकट्ठा कर लेती है वैक्यूल्स के अंदर, और ऊपर नहीं जाने देती। उससे क्या होता है कि जो दाना बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा बाधित नहीं होती। और हमारे पास जौ के अंदर कुछ ऐसी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो खारेपन को अच्छे से सहन कर लेती हैं। RD 9407, RD 2662, ये दोनों किस्में लवणीयता को अच्छे से सहन कर लेती हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप जौ की खेती करना चाहते हो तो इस बार हमने 4 प्रकार के जौ के ऊपर शोध कार्य किया है इस अनुसंधान केंद्र पर। वो 4 प्रकार के जौ जो हैं, एक तो साधारणतया जिसको फीड बारले बोलते हैं, खाने के काम में आता है, सामान्य जौ जो होता है अपना। एक नेकेड बारले जिसके ऊपर किसी तरह का छिलका नहीं होता, और वो एक वैल्यू एडिशन है क्योंकि आजकल एक कंसेप्ट बढ़ रहा है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो जौ खाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बिना तुष, बिना उसके ऊपर हस्क वाली रोटी वो खा सकते हैं आसानी से, खाने में बिल्कुल गेहूं जैसा दिखता है वो। तीसरे प्रकार का जो है जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल पर्पस बारले, यानी कि वो 2 तरह से काम करता है कि आप लगभग 55 दिन पे, 50 दिन पे उसको एक बार हरे चारे के रूप में काट लें और उसके बाद उसमें आप पानी लगा के यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके छोड़ दें, आपको 35-40 क्विंटल दाना भी प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाएगा। एक चौथा जो बारले है जो है वो है माल्ट बारले, जिससे कई तरह के इंडस्ट्रियल यूज हैं जिसके, और वैसी ऐसी प्रजातियां हैं जो अब 80-90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देने में सक्षम है। मेरा नाम निर्मला है और मैं अजमेर से हूँ। कि मैं सर से पूछना चाहूँगी कि मतलब सौंफ बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है, तो हम उसको कैसे अच्छा उत्पादन कर सकते हैं ताकि हम अपना पैसा भी मिल सके और ज़्यादा वो भी ना हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सौंफ एक बीजीय मसाला फसल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो सिरोही ज़िला है वहाँ पर इसका उत्पादन काफ़ी मात्रा में हो रहा है। और उसके साथ ही जो सिरोही ज़िलों से आगे जो एडजॉइनिंग एरिया है गुजरात का, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में सौंफ होती है। और क्योंकि ये एक लंबे ड्यूरेशन की क्रॉप है, यानी कि जैसे अभी तक भी सौंफ हमारी खेत में खड़ी है और इसका हार्वेस्टिंग टाइम लगभग अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक जाएगा। और इसको उगाने के लिए बहुत सारी इम्प्रूव्ड पद्धतियां हैं, कुछ वैरायटीज़ हैं। जैसे NRCS से 3 वैरायटी निकाली गई हैं जो कि उन्नत प्रजातियां हैं इसकी। तो उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हैं सौंफ की, AF1, AF2, AF3, जो कि अभी सीड चेन में भी हैं और किसानों को हम उपलब्ध भी करवा रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक ख़ास बात यह है कि सौंफ को हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं बीजीय मसालों की जिनको हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि किसानों को उपज तो ज़्यादा मिलती है, साथ ही साथ में टाइम भी मिल जाता है। यानी कि जैसे आपका खेत खाली नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम होता है, तो उस समय क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सीड लगाएंगे तो आपको जैसे सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक सोइंग कर देनी होगी। लेकिन ट्रांसप्लांटिंग में हम पौध तैयार करके और उसको बाद में भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उससे टाइम की बचत हो जाती है, साथ ही साथ उससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे इरिगेशन प्रचुर मात्रा में, उचित मात्रा में उर्वरक खाद का प्रयोग करना, अच्छी वैरायटी का यूज करना, आपको बीज की उचित डेप्थ पर उसको लगाना है, और कीड़ों से और बीमारियों से खासकर इनको देखना है। तो सौंफ की अगर हम बात करें तो इसमें
रेमुलेरिया ब्लाइट करके एक बीमारी आती है, उसका प्रकोप काफ़ी होता है। तो खासकर जैसे जो सौंफ का एरिया है जहाँ पर कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ इस बीमारी के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए शुरुआत की अवस्था में जैसे ही बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो हम जो भी फंजीसाइड है उसको स्प्रे कर दें और उसको हम 10-15 दिन के इंतराल पे वापस रिपीट भी करें। तो इसके लिए जैसे मैनकोजेब एक दवाई आती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी फफूंदनाशी है वो यूज़ कर सकते हैं। हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र तवीजी अजमेर द्वारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए रूपचंद जी कहार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला है, जो पूरे अजमेर के लिए और पूरे कृषि विज्ञान केंद्र के लिए और पूरे इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। IRA का नेशनल इनोवेटिव फार्मर अवार्ड नई दिल्ली में उनको मिला और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र का बड़ा योगदान रहा। अब हमारे बीच एक महिला किसान और हैं जो ट्राइकोडर्मा के बारे में जानना चाहती है और उनका जवाब देंगे KG छिपा साहब। मैडम बताइए किस तरह से आप खेती किसानी करते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा नाम गीता देवी है, गांव मायापुर है, अजमेर ज़िले से रहने वाली हूँ। हम सब्जियां बोते हैं, बगीचा भी है, लेकिन सब्जियों के अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ट्राइकोडर्मा कहाँ मिलता है, इसका उपचार के लिए वो बताने की कृपा करें। और बगीचे में बेर है, जैसे बेर के अंदर छाछा भी बहुत होता है सर। राजस्थान में 10 IPM प्रयोगशाला हैं जो राजस्थान कृषि विभाग की उसमें संचालित हैं, और अजमेर में तवीजी में एक IPM प्रयोगशाला यहाँ पर है। यहाँ पर हम 4 तरह के बायोजेंट्स का निर्माण करते हैं। ट्राइकोडर्मा है, मेटाराइजियम है और NPV है और ट्राइकोकार्ड्स हैं। ट्राइकोडर्मा जैसे कि अब काफ़ी किसान जो है इसके प्रति जागरूक होने लगे हैं कि ये अपने जितने भी उकटा रोग और अपने जड़ गलन और जो कॉलर रोड के लिए जो चाहे सब्जी के हों और अपने अनाज वाली फसलें हैं, उनमें जो ये नुकसान पहुंचा रही जो अपने शत्रु फफूंद हैं, उनके नियंत्रण के लिए एक ये मित्र फफूंद है। तो ये इसका उपयोग भी बड़ा सुरक्षित है और ये मानव जाति के लिए भी सुरक्षित है, कोई हानिकारक नहीं है। और वर्तमान में जो सरकार की निर्धारित रेट है वो 125 रुपये किलो की दर से ट्राइकोडर्मा यहाँ 1-1 किलो की पैकिंग में अपने ATC पर, जो अपने कृषि ग्राहक केंद्र है वहाँ पर जो IPM प्रयोगशाला है वहाँ आपको उपलब्ध है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पिछले 7-8 सालों से किसानों में जो जागरूकता आई है उसको देखते हुए इस बार सरकार ने बजट घोषणा में इस प्रयोगशाला को 100 क्विंटल का जो है उत्पादन का टारगेट दिया है, जो कि अब तक जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 4-5 गुना अधिक है। और सरकार जो है इस वर्ष किसानों को बिल्कुल उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है और हमारी जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमें इस बार जो दिशा निर्देश और जो लक्ष्य हैं अप्रैल के प्रारंभिक दौर में ही मिल गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष का जो मेरा अनुभव है, पिछले 7-8 सालों से जो किसानों को हम लगातार ट्राइकोडर्मा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उसका असर ये देखने को मिला है कि उन किसानों को जैविक खेती के प्रति रुचि जागृत हुई है और उस जैविक खेती के रूप में उन्होंने ट्राइकोडर्मा को अपनाया। जब उन्होंने ट्राइकोडर्मा को जब उसको उपयोग किया, जब उनको उसका लाभ मिला, तो निश्चित रूप से उनमें इतनी जागरूकता आई है कि एक किसान जयतारण है, नागौर है, पाली है, ब्यावर है, केगड़ी है, वहाँ से हमारे इस लेबोरेटरी पे कम से कम एक किसान 80-100 किलो ट्राइकोडर्मा लेके जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जागरूकता है और सरकार ने भी बहुत ही सस्ती दर पर 125 रुपये किलो जो कैश में ले जाना चाहते हैं किसान, उनके लिए। बाकी विभागीय जो प्रदर्शन हैं, हमारे जो कृषि विभाग के प्रदर्शन कृषि विस्तार शाखाओं के द्वारा किए जाते हैं, उनमें यह ट्राइकोडर्मा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मेरा नाम अन्नू कंवर सरदार सिंह जी की ढाणी से हूँ। मेरे पपीता में जड़ गलन हो रही है और मैं ट्राइकोडर्मा, WDC, NPK बैक्टीरिया और जीवामृत, सजीव जल वगैरह सब कुछ यूज़ करती हूँ। और क्या मैं इस पपीता को बचाने के लिए नेट हाउस का उपयोग कर सकती हूँ? ये जड़ गलन एक क्या है कि आम समस्या है और पपीता ही नहीं और भी बहुत सारी जो फसलें हैं उनमें करता है।
और इसके लिए सबसे कारगर यही है कि अभी जो बात हो रही थी ट्राइकोडर्मा जो फंगस आती है उसका हम यूज़ करें। और उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि उसको हम गोबर की खाद या जो कंपोस्ट है उसमें मिला करके और उसमें ज़मीन में इसको दे दें। और साथ में थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि जब हम ट्राइकोडर्मा को ज़मीन में देते हैं तो थोड़ा मॉइस्चर वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि एकदम ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा तो वो वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस तरह से हम जड़ गलन से रोकथाम कर सकते हैं। मैं सज्जन सिंह राठौड़ किशनगढ़ से। अभी हम वर्मी कंपोस्ट पर काम कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट बना भी रहे हैं। समस्या आ रही है उसकी विपणन की, तो क्या किया जाए कि किसान जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसका ईजी वे में मार्केटिंग विपणन हो जाए, ताकि उसको खुद के लिए भी वो काम में ले लें और उसको कुछ पैसा भी मिल जाए। आज की तारीख में हमें उत्पादकता को बढ़ाना है तो हमें बाजार आधारित खेती करनी पड़ेगी। अब वो दौर गया कि हम पूरी नज़रें खेत पर रहें, हमारी अब नज़र बाजार पे रहनी चाहिए। तो इनका बहुत सही प्रश्न है कि बाजार को ध्यान में रखकर हम हमारे माल को आखिर बेचे कहाँ, हमें आखिर अच्छा भाव कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए किस तरह से हम संपर्क करें। तो इनके लिए अब हम हमारे एक्सपर्ट से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि सज्जन सिंह जी का जो सवाल है उसका किस तरह से आप देंगे जवाब। वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम जैविक खाद है और कहीं ना कहीं हम गोबर की खाद तो बढ़ा नहीं सकते, अब उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा के हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। किसान को अपने खेत के लिए तैयार कर रहा है तब तक तो ठीक है, परंतु किसान यदि अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहा है तो किसान को बिक्री में समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें आज सोशल मीडिया एवं डिजिटल जो माध्यम है उनका उपयोग करना चाहिए। स्थानीय किसानों को तो सूचना हो जाती है कि वर्मी कंपोस्ट सज्जन सिंह जी के उत्पादन हो रहा है, परंतु हमें डिजिटल उपयोग करेंगे। हम यदि सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें नर्सरी वाले भी होंगे, अन्य किसान भी होंगे, और हम उसमें हमारी कीमत रखें, हमारा उसकी जानकारी दें कि हम किस तरह तैयार कर रहे हैं और क्या कितना हमारे पास उपलब्ध है, तो जिस किसान को भी यदि आवश्यकता होगी तो वो आपके पास में सूचना होगी उसके पास, तो वो आपसे संपर्क करेगा और आपका बिक्री होगा। इसके अलावा हम फेसबुक, ट्विटर, इन पे हमारा अकाउंट बना सकते हैं, तो उसमें भी हम बेच सकते हैं। आज तो किसान जब कहीं ना कहीं हम गोबर के उपले तक है ना फ्लिपकार्ट पे उन पे बेच रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट तो उससे लाख गुना अच्छा है। और कहीं ना कहीं हर किसान को जरूरत है उसकी, तो हम फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे भी हम हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लगाया भी है कई बार वर्मी कंपोस्ट के लिए हम किसान मेले लगा रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी आयोजित करता है या हमारी यूनिवर्सिटी भी आयोजित करती है, तो वहाँ हम प्रदर्शनी लगाएं, हमारे वर्मी कंपोस्ट को बताएं, तो किसान की बिक्री अच्छी होगी उसकी। इसके अलावा यूट्यूब पे हम यदि वीडियो बनाएं और हम बताएं कि हम कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं, और हो सके तो आप उसकी रिपोर्ट और तरह तैयार कराओ वर्मी कंपोस्ट की, भाई इसमें कितने पोषक तत्व है, तो किसान को विश्वास होगा। और आप वो जो रिपोर्ट कराएं वो कृषि विज्ञान केंद्र या राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, इनकी रिपोर्ट आप उसमें डालेंगे ग्रुप में, तो किसान अपने आप तो दूसरे को आवश्यकता है वो आप पे विश्वास भी करेगा और आपकी बिक्री भी होगी। इसके अलावा हम कर सकते हैं कि जैसे केवीके और आत्मा है, इनसे हम मान्यता भी प्राप्त कर लें। हमारे वर्मी कंपोस्ट का जब हम सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं, तो उसका इन केवीके और आत्मा से हम सर्टिफिकेट भी ले लें, तो फिर किसान दूसरे किसानों के बीच में आपकी पेट कायम होगी और आपका जो वर्मी कंपोस्ट अधिक मात्रा में वो अच्छा बिकेगा। ये था आज हमारा विशेष कार्यक्रम किसान वैज्ञानिक संवाद कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर से, और किस तरह से किसानों ने प्रश्न पूछे, इनकी क्या जिज्ञासाएं रही, हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके जवाब दिए। आगे भी हम आपको राजस्थान के अलग अलग जिलों में ले जाएंगे, किसान वैज्ञानिक संवाद करवाएंगे, और आप किस तरह से अच्छी खेती कर सकें, गुणवत्तापूर्ण खेती कर सकें, बाजार आधारित खेती कर सकें, अच्छा लाभ कमा सकें और साल भर अपनी आमदनी को सुनिश्चित कर सकें। यही हमारा प्रयास है, यही दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रम का प्रयास है। किसान की समृद्धि, किसान की संपन्नता और किसान की उत्पादकता और किसान का अनुभव और किसान की तकनीकी सब एक साथ आगे बढ़े, तभी किसान खुशहाल हो सकेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक बार जोरदार हम तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की टीम का, पूरी कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स, NRCSS और हमारे दूरदर्शन कार्यक्रम प्रमुख महोदय, सहायक निदेशक कार्यक्रम, और दूसरा आभार आप सभी का कि इस गर्मी के सितम में
आप सब ने अपनी मौजूदगी से इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया और विशेषकर मातृशक्ति को हम प्रणाम करते हैं, महिला किसानों को प्रणाम करते हैं और इन्होंने इतने रोचक प्रश्न पूछे जिनका एक्सपर्ट्स ने जवाब दिया। युवा किसानों को भी बहुत बहुत इस अवसर पर हम साधुवाद देते हैं। आप सभी देश की ऊर्जा हैं, आप सभी देश की शक्ति हैं, राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े संवाहक बन सकते हैं, कृषि विकास में बहुत बड़े संवाहक बन सकते हैं। इस मानसिकता के साथ आप खेती किसानी में आइए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से आभार कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर की टीम का। जय जय किसान, जय जय राजस्थान, जय जय भारत। किसान भाइयों, आपके सुझाव हमारे लिए ऊर्जा से कम नहीं है। इस ऊर्जा को संग्रहित कर हम खेती बाड़ी और कृषि की दुनिया में होने वाले नवाचारों से आपको अवगत करवाते हैं और नई नई जानकारियां जुटाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आप अपना स्नेह और मार्गदर्शन अपने पत्रों के माध्यम से हमें भेजते रहिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और कृषि दर्शन में जानकारियाँ आज के लिए बस इतनी ही। चलने का समय हो रहा है, दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।